नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज है 1 अक्टूबर 2024 और 1 अक्टूबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज से प्रतिदिन सुबह 7 बजे, इस टाइम को आप नोट कर लेना। आज से प्रतिदिन सुबह 7 बजे अपनी एक डेली करंट अफेयर की क्लास रहेगी जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। डिटेल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेकर जितने फैक्ट डेप्थ में बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा स्टैटिक्स जीके क्या है, एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे जापान के बारे में कोई क्वेश्चन अगर करंट अफेयर में बनता है आज के दिन में, तो जापान कहाँ पर स्थित है, उसकी राजधानी कौन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या है, मुद्रा क्या है, और हालिया पिछले कुछ दिनों में जापान को लेकर क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, उन सारी चीजों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके को लेकर। तो प्रत्येक क्वेश्चन को अपन इसी वे में कवर करेंगे। इस क्लास के अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जब अगली अपनी क्लास होगी तो उस क्लास के अंत के अंदर जो कल मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा, उसका डिटेल एनालिसिस बताऊंगा और कुछ नए क्वेश्चन पूछूंगा जिनका कमेंट में आपको आंसर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा ये जो नंबर दे रखे हैं 9887809083, आप इन नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी पीडीएफ ले सकते हो। तो दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से, ठीक है। इसके अलावा आप ये अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप फॉलो मार देना, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसके अलावा आप चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट बीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बैंक पटवार ग्राम सेवक या स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर करंट अफेयर आएगा उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपनी ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। इसमें से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जब आप इस क्लास को देखोगे रेगुलर 5-7 दिन जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ, 92वीं वर्षगांठ अपन कब मनाएंगे? तो 8 अक्टूबर 2024। तो 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य के अंदर वायु वीर विजेता कार रैली का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सबसे पहली चीज तो यह है कि 8 अक्टूबर को अपन अपनी भारतीय वायुसेना की वर्षगांठ मनाते हैं, ठीक है। 8 अक्टूबर 1932 के अंदर भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और 8 अक्टूबर को ये अपन वर्षगांठ बनाते हैं। लेकिन जो 8 अक्टूबर 2024 है इस टाइम अपन 92वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ठीक है। उस वर्षगांठ के उपलक्ष्य के अंदर वायुवीर विजेता कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। वो कहां से कहां तक किया जा रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, जयपुर से जोधपुर, दिल्ली से मुंबई और पटना से पंजाब। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख में कहां से शुरू होगी, अरुणाचल प्रदेश में कहां पर जाके ये रैली का समापन होगा, कौन इसको शुरू करेगा और क्या पूरा मैटर है उसको अपन थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। उसके लिए देखो, ये जो रैली है ना, ये रैली शुरू कहां से होगी? तो ये लद्दाख के थोइस से होगी। लद्दाख में एक थोइस नाम की जगह है, वहां से इस रैली का प्रारंभ होगा। थोइस को लेकर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है कि थोइस है, जो लद्दाख का थोइस है, वो समुद्र तल से 3068 मीटर ऊपर है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा वायु स्टेशन है, ठीक है। तो आपको इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। लद्दाख का थोइस है, समुद्र तल से 3068 मीटर ऊपर है, दुनिया के सबसे ऊंचे वायु स्टेशन से भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य के अंदर 8 अक्टूबर 2024 को वायुवीर कार जो रैली है उसका प्रारंभ होगा। कहां तक ये रैली जाएगी? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक। अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक। दो चीजें तो इसमें मोस्ट बनती है एग्जाम की दृष्टि से, एक तो अरुणाचल प्रदेश का तवांग और एक लद्दाख का थोइस। एक ये डेट याद रखना, एक ये 92वीं वर्षगांठ याद रखना। 7000 किलोमीटर लंबी ये वायुवीर काल जो रैली है वो है, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। इस रैली का प्रारंभ कौन करेगा? तो रक्षा मंत्री करेगा। अभी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह है वो इस कार रैली का औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे या इसको रवाना करेंगे, ठीक है। इससे पहले क्या है, ये मैंने आज क्यों पढ़ाया? जब ये रैली 8 अक्टूबर को होनी है तो आज के करंट अफेयर में इसका क्या उद्देश्य बनता है? तो 1 अक्टूबर 2024 यानी आज के दिन, आज जो नई दिल्ली के जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वहां से इस रैली को रवाना किया जाएगा। यानी रैली के अंदर जो भी सैनिक जाएंगे, जो भी कार्स वगैरह जाएगी, उसके लिए 1 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से इस रैली को रवाना कर दिया जाएगा। यानी आज ये रैली रवाना होगी। ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। लद्दाख का थोई समुद्र तल से 3068 मीटर ऊपर
दुनिया का सबसे ऊंचे वायु स्टेशनों में से एक है। अगली लाइन क्या है, इस रैली का समापन कब होगा, तो 29 अक्टूबर 2024 को। डेट याद रखना, 8 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर को ये रैली चलेगी। रैली का नाम क्या है, वायु वीर विजेता कार रैली है, ठीक है। राजनाथ सिंह इसको हरी झंडी दिखाएंगे। कहां से कहां तक चलेगी, तो ये लद्दाख के थोई से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक इस रैली का आयोजन किया जाएगा। इतनी चीजें याद आ गई। अब इस रैली का लक्ष्य क्या है, भाई ये रैली निकाली जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। इस रैली को क्यों निकाला जा रहा है, तो इस रैली को निकालने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भारतीय वायुसेना का गौरवशाली इतिहास रहा है, भारतीय वायुसेना ने जो विभिन्न युद्ध जीते हैं, भारतीय वायुसेना ने जब जब भारत पर कोई आपदा आई है, कोई बाढ़ आया है, कोई संकट आया है, उस समय लोगों की जो जान बचाई है, ठीक है, और जो उनकी वीरता रही है, उसके बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना, जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को मातृभूमि की सेवा के लिए आकर्षित करना, इस रैली का मुख्य उद्देश्य है। आपको पता है इन दिनों ये इंस्टाग्राम का ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो युवा किसकी ओर प्रभावित हो रहे हैं, युवा नशे की ओर प्रभावित हो रहे हैं, युवा अलग अलग चीज़ों की ओर प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। आजकल कुछ क्या है कि गाने भी ऐसे ऐसे आने लग गए हैं जिसके अंदर कि भाई जज के भी आवेंगे पसीने। जानते हो आप जज को, जज क्या होता है, एक जो एसपी भी होता है ना, वो भी उसके सामने सर सर करता है। फिर भी आजकल के युवा है, इंस्टाग्राम का ट्रेंड है, तो युवाओं को मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए आकर्षित करने के लिए इस कार रैली का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको जज को पसीने नहीं, वो ऐसे गाने आपको नहीं सुनने हैं कि जज को भी आएंगे पसीने। पुलिस ने एक बार बेलन फेर दिया तो कभी आप जज क्या पुलिस का भी नाम नहीं लोगे। अगली लाइन क्या है, भारतीय वायुसेना का एडवेंचर सेल इस रैली का नेतृत्व हुए समन्वय करेगा। जो भारतीय वायुसेना है उसकी एक सेल है एडवेंचर सेल, वो इस रैली का नेतृत्व और समन्वय करेगा, यानी इस रैली को एडवेंचर सेल ही पूरी करेगी, ठीक है। ये चीजें आ गई। ये तो आ गया इस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस, डिटेल में अपन ने इसको देख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको लेकर स्टैटिस्टिक्स क्या बन सकता है। सबसे पहली चीज, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। अब आपके मन में एक सवाल आता है, मैं खाली पेज डाल लेता हूं ताकि मैं चीजें लिख भी दूंगा तो आप उसको नोट डाउन भी कर लोगे। देखो 8 अक्टूबर, मैंने आपको, मैं पहले बता रहा हूं, ये मैं जो बीच में लिख रहा हूं ये महीना है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर अपना देश 1947 में आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो 1932 के अंदर ही भारतीय वायुसेना की स्थापना कैसे हुई थी। आपको पता होना चाहिए 1932 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की एक घटना थी जिसकी वजह से जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो यूनाइटेड किंगडम है उसकी रॉयल एयरफोर्स थी। कौन थी, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स जो थी वो उस टाइम आपको पता होना चाहिए जापान के साथ युद्ध लड़ रही थी। 1932 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो रॉयल सेना थी यूनाइटेड किंगडम की, वो जापान के साथ जब युद्ध लड़ रही थी तो इस रॉयल सेना की सहयोग के लिए भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसका समर्थन देने के लिए जो यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स थी उसका समर्थन करने के लिए भारतीय वायुसेना की स्थापना सबसे पहले 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। अब जापान के अंदर जो बर्मा के अंदर जापानी ठिकाने थे, कहां पर, बर्मा के अंदर जो जापानी ठिकाने थे उनको टारगेट करने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जानी थी। लेकिन भारतीय वायुसेना थी तो फिर इस बर्मा की, जो जापान के अंदर बर्मा के जो जापानी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया था भारतीय वायुसेना ने। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद एक घटना है 1945 की। कब की, 1945 की। 1945 के अंदर मैं एक नाम लिखता हूं जिसको आप याद रखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किंग जॉर्ज 6। क्या नाम है, किंग जॉर्ज 6। किंग जॉर्ज जो 6 थे उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए एक शब्द प्रयोग में किया था जो कई बार एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछा जाता है, रॉयल। क्या शब्द प्रयोग किया था, रॉयल, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। कुछ मैंने फैक्ट बताए हैं और फैक्ट भी बताऊंगा, लेकिन इन फैक्ट को आप सबसे पहले याद रखना है। क्या रखना है, जो 8 अक्टूबर 1932 है उस टाइम जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जापान और यूएसए के मध्य, यूनाइटेड किंगडम की जो रॉयल आर्मी है उनके मध्य जब युद्ध की स्थिति हो गई थी,
युद्ध चल रहा था, स्थिति क्या हो गई थी उस टाइम, जो ये रॉयल आर्मी थी उसकी मदद के लिए भारतीय एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। जो जापान के अंदर, जो बर्मा के अंदर, बर्मा के जो जापानी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया था भारतीय वायुसेना ने। तो इसके उपलक्ष्य के अंदर जो किंग जॉर्ज 6 थे उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए रॉयल शब्द का प्रयोग किया था। तो सर आज तो अपन भारतीय वायुसेना को रॉयल नहीं बोलते, ऐसा क्यों हुआ? आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जब अपना देश गणतंत्र हुआ था, अपना खुद का एक संविधान लागू हुआ था, उस टाइम आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना को भारतीय वायुसेना कहा जाने लगा। और जो ये रॉयल की मानद उपाधि थी, जो ये मानद उपाधि थी, मानद उपाधि क्या थी भारतीय वायुसेना के लिए पहले? रॉयल की, उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किंग जॉर्ज 6 थे उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए किस उपाधि का प्रयोग किया था? तो रॉयल की उपाधि का। इस रॉयल की उपाधि का अंत कब हुआ था? तो इस मानद उपाधि का अंत 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जब अपना देश गणतंत्र हुआ था, अपना जब संविधान लागू हुआ था, तो इसको आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना कहा जाने लगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं बता देता हूँ, इसमें थोड़ी सी जगह, उसके बाद आप इसमें से कोई चीज अगर आपको नोट डाउन करनी हो तो मैं 2 मिनट के लिए हट जाऊंगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, इसको मैं लिखूं या आप ऐसे ही याद कर लेना, इस लाइन को आप ऐसे ही याद कर लेना। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे एग्जामों में तो ये सीधे सीधे पूछा जाता है कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या कोई नाम दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। वर्तमान के अंदर भारत का राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। ये मैंने इतनी जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये है अपनी जो भारतीय वायुसेना है उसका इतिहास। अब अपन जानेंगे कि भारतीय वायुसेना का प्रेजेंट क्या बोलता है। ठीक है, भारतीय वायुसेना के प्रेजेंट की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना अभी विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। कौन सी? चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है भारतीय वायुसेना। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है। ठीक है, एक भारतीय वायुसेना का स्लोगन है जिसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर बता देता हूं। उसका भारतीय वायुसेना का स्लोगन क्या है? तो महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करना। ठीक है, तो आप याद रखना, महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करना। ये चीज आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है, क्या क्या? भारतीय वायुसेना है, वर्तमान के अंदर विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करना इसका स्लोगन है। ये जो स्लोगन है ये कहां से लिया गया है? एक एग्जाम में पूछा था, अभी एक स्टेट पीसीएस का एग्जाम था जिसके अंदर ये पूछा था कि महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करना जो भारतीय वायुसेना का स्लोगन है उसको कहां से लिया गया है। उसके अंदर ऑप्शन भी थे, रामायण से लिया गया है, भगवत गीता से लिया गया है, 3-4 ऑप्शन थे ऐसे। ठीक है, 4 ऑप्शन थे। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, जो भगवत गीता है उसके 11वें अध्याय में यह लाइन लिखी गई है। कहां पर? तो भगवत गीता की 11वें अध्याय से इस लाइन को लिया गया है। ठीक है, मैं केवल यहाँ 11 लिख रहा हूं तो आप याद रखना, भगवत गीता के 11वें अध्याय से इसको लिया गया है कि महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करना, और ये भारतीय वायुसेना का स्लोगन वाक्य है। ठीक है, और जो भारतीय वायुसेना का प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल कौन होता है? तो भारतीय वायुसेना का प्रमुख होता है एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल। आपको कुछ मेरी लिखावट समझ में नहीं आ रही होगी, मैं इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कुछ दिनों में हो जाएगी, 5-7 दिन में मैं इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं आजकल प्रैक्टिस ज़्यादा ही करता हूं इस पर, तो मैं जल्दी इसको सुधार लूंगा। एयर चीफ मार्शल होता है वो भारतीय वायुसेना का प्रमुख होता है। ठीक है, अब इसको लेकर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता ही देता हूं। ये कहां से, इसको चलो यहां से क्लीन कर लेते हैं। क्या है? वर्तमान वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल कौन है? ये क्वेश्चन है। कल तक अगर कल आप मेरे से ये सवाल पूछा जाता तो मैं बताता विवेक राम चौधरी। कौन थे? विवेक राम चौधरी थे। विवेक राम चौधरी, चौधरी साहब थे विवेक राम जी। ये वर्तमान के अंदर वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल थे। अगर कल पूछा जाता, कल आपको पता होना चाहिए इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। इनका कार्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 30 नवंबर 2024, कल दोपहर में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था, और कल दोपहर में ही एक नई ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, प्रमुख एयर चीफ मार्शल के पद पर जो अमरप्रीत सिंह है उनको लगाया गया है। किनको?
अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना, अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, वर्तमान यानी कल विवेक राम चौधरी का कार्यकाल समाप्त हुआ था 30 सितंबर 2024 को, ये पदमुक्त हो गए थे। इसके बाद में नए जो एयर मार्शल है उसके रूप में अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये थे भारतीय वायुसेना को लेकर, उसका इतिहास क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। अपन ने बात शुरू कहां से की थी, एक कार रैली से शुरू की थी और यहां पर जाके अपना ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अपन प्रत्येक चीज को, प्रत्येक क्वेश्चन को जो भी करंट में बनता है उसको इसी वे में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों है, कई बार मैंने एग्जामों में नोटिस किया है, जो करंट में जो चीजें आती हैं, यानी मान लिया करंट में अगर ऐसा आता है किसी भी मंदिर का कोई जीर्णोद्धार हुआ है, तो ज्यादा संभावना है कि उस मंदिर में से जीके में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यों ना उसको वहीं समाप्त कर लिया जाए। ये सबसे अच्छी रणनीति होती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी स्पोर्ट के सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई ने कहाँ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। कल आपको पता होना चाहिए एक नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया था बीसीसीआई के द्वारा। कहां पर किया गया है, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। ठीक है, बीसीसीआई क्या आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप सब लोग क्रिकेट के बहुत ही अच्छे फैन हो। अभी जो भारत बांग्लादेश का टेस्ट चल रहा है उसको भी आप अच्छे से देख रहे हो। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहां पर किया है। ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और बिहार। राइट ऑप्शन होगा बेंगलुरु। बीसीसीआई ने बेंगलुरु के अंदर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। अच्छा, उद्घाटन किया है तो सर कैसा क्या है, क्या बनाया है, मैं बताता हूं सारा असला इसमें क्या है, क्या चीजें बनाई है इसके अंदर। ठीक है, जो नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बनाई गई है उसको बीसीसीआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहा जाता है। ठीक है, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। सीओई का फुल फॉर्म यही होता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो जो ये नई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बेंगलुरु के अंदर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी खोली है उसका उद्घाटन किया है, जिसको बीसीसीआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहा जाएगा। इसके अंदर बनाया क्या गया है, ये देखो, ये जो ये है ना, ये वहीं का फोटो एक ड्रोन से मंगवाया था मैंने आपके लिए कल ही। ये 40 एकड़ में फैला हुआ है, टोटल कितना, 40 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अंदर 85 पिच है। पिच क्या है पता जानते हो, 22 गेज की एक पट्टी होती है जिसके अंदर बैट्समैन बैटिंग करता है, उसको पिच बोलते हैं। देखिए ये जो है ना, ये पिच है, इसमें बहुत सारे पिच है यहाँ पर। ठीक है, इसमें टोटल 3 ग्राउंड बनाए गए हैं। ठीक है, एक ग्राउंड ये है, एक ग्राउंड ये है, एक ग्राउंड ये है। इसके पास ये इंडोर खेलों के लिए ग्राउंड बनाए गए हैं, प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बनाया गया है, ये भी इंडोर के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये एक रनिंग ट्रैक बनाया गया है इसके चारों तरफ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ये 85 पिच है ना, ये यहाँ पर पिच बनाए नहीं गए हैं। आजकल पता होना चाहिए, आपने जब वर्ल्ड कप वगैरह देखा होगा आपको एक पता होना चाहिए, पिच आजकल सीधे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, बाहर से सीधे पिच लाके मंगवाए जा रहे हैं। तो ये यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया से पिच मंगवाए थे। ठीक है, 3 मैदान है, 86 पिच है। पिच कहाँ से मंगवाए गए थे, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया से इनको मंगवाया गया था। ठीक है, 8 प्रीमियम इंडोर है, ऐसे 8 बिल्डिंग बनी हुई है, 3 इसमें बनी हुई है, एक 4 5 6 और एक आदि यहाँ इधर किधर बनी होगी। ठीक है, तो टोटल कुछ 8 प्रीमियम इंडोर बने हैं और 86 पिच बने हैं। यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया से इन पिचों को मंगवाया गया है और ये बीसीसीआई ने एक नई क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है, जिसको बीसीसीआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहा जाता है। तो इस डायग्राम को आप ध्यान रखना। हम अब मेन चीज बीसीसीआई क्या है सर, इसके बारे में भी कुछ बता दो, स्टैटिक्स। चलो बीसीसीआई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा आपका आदेश सर आंखों पे रहता है हमेशा, तो इस बार भी रखेंगे। बात ऐसी है, बीसीसीआई को हिंदी में क्या बोलते हैं। अब मैंने इंग्लिश में तो पहले आपको बता ही दिया है, हिंदी में बता दूं। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी जुड़े होंगे, वो बोलेंगे हमारे साथ ऐसा क्यों। ठीक है, तो ये आता है हर जगह नाम बीसीसीआई, बीसीसीआई ने ये किया, बीसीसीआई ने ये किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई की फुल फॉर्म है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। काम क्या करती है ये, तो ये भारत की क्रिकेट के लिए एक नियामक शाखा है, यानी भारत के अंदर जो भी क्रिकेट के मैच होते हैं उनको होस्ट कराना, खिलाड़ियों को सिलेक्शन करना, खिलाड़ियों को किट प्रोवाइड करना, बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, ये बीसीसीआई का
काम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 के अंदर बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1928 के अंदर। सारी चीजें आपको ऐसे याद होनी चाहिए अंगुलियों पे, क्योंकि जब नई क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया तो बीसीसीआई के बारे में करंट के साथ कुछ स्टैटिक्स जीके भी पूछा जा सकता है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि इनको पढ़ा जाए। 1928 के अंदर है, लेकिन सर इसका मुख्यालय कहाँ है? जैसे आपने बताया इंडियन एयरफोर्स का दिल्ली के अंदर है, वैसे इसका भी तो कहीं मुख्यालय होगा। बिल्कुल, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर। कहाँ है? मुंबई के अंदर। मुंबई में फिक्स जगह बता दो सर तो और अच्छा रहेगा। वानखेड़े स्टेडियम के पास। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है, ठीक है, जहां रोहित शर्मा जब भी बैटिंग करता है अच्छे से धुलाई करता है, उसी वानखेड़े स्टेडियम के पास में बीसीसीआई का मुख्यालय है। 1928 के अंदर बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। वर्तमान के अंदर बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। यहां क्या, एक तो बेटा है जिसका बाप है, एक बाप है जिसका बेटा है। कैसे? अध्यक्ष तो है रोजर बिन्नी। ये किसका बाप है? एक स्टुअर्ट बिन्नी नाम से एक प्लेयर खेलता था पहले, आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ मैचों में खेला, तो पापा जी है तो खिलाएंगे ही, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और एक होता है सचिव। वर्तमान में सचिव कौन है बीसीसीआई के? तो वो है क्रिकेट के महान ज्ञाता जेसा, ठीक है। दोनों चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बीसीसीआई के अध्यक्ष तो है रोजर बिन्नी, और बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो बीसीसीआई के सचिव है जेसा। जेसा को लेकर एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट बनता है, वो फैक्ट ये है कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है आईसीसी, उनका चेयरमैन भी अभी जेसा को बनाया गया था, तो वो तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता ही है। उसके अलावा बीसीसीआई के सचिव है जेसा, और अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, उपाध्यक्ष कौन है? अभी एक एग्जाम हुआ था जिसके अंदर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बीसीसीआई के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला। कौन है? राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला है वो बीसीसीआई के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। ये चीजें, सारी चीजें ध्यान रखनी है। बाकी बीसीसीआई को लेकर दो फैक्ट और बनते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो पुरुषों के कोच तो हैं जी गौतम गंभीर, ठीक है। पुरुषों के कोच हैं गौतम गंभीर, सबको याद रहता है, गौतम गंभीर पुरुषों के कोच हैं। वर्तमान के अंदर महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो रमेश पवार। कौन है? रमेश पवार। रमेश पवार महिला टीम के कोच, ठीक है, महिलाओं के कोच लिख देता हूं। ये फैक्ट बीसीसीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बीसीसीआई है उसका हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 के अंदर हुई थी, मुख्यालय मुंबई के अंदर वानखेड़े स्टेडियम के पास है। इसके अलावा वर्तमान में अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, सचिव है जेसा। जेसा आईसीसी के भी चेयरमैन है। इसके अलावा क्या है? पुरुष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो पुरुष टीम है उसकी कोच कौन है? तो गौतम गंभीर है। महिलाओं की कोच कौन है? तो रमेश पवार है, ठीक है। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। बीसीसीआई के बारे में इससे बाहर कोई भी फैक्ट कभी भी नहीं आ सकता है। बीसीसीआई को लेकर करंट में क्या चीजें बनती हैं और क्या सवाल इन फ्यूचर स्टैटिक्स को लेकर पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? जब इतनी मेहनत से आपको कोई क्वेश्चन करवा रहा है, करंट अफेयर करवा रहा है, तो आपका दायित्व क्या बनता है? आपका दायित्व बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट करो, और डेली सुबह 7 बजे मेरे साथ जुड़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। कल ही दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनमोहन ने शपथ ली थी। किन्होंने ली थी? न्यायमूर्ति मनमोहन ने शपथ ली थी। अब न्यायमूर्ति मनमोहन के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछी जा सकती है। बाकी दिल्ली हाईकोर्ट को लेकर क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो चीजें भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, उपराज्यपाल विजय कुमार, जनरली राज्यपाल हैं वो शपथ दिलाते हैं, लेकिन राज्यपाल किसी काम से अगर उपस्थित नहीं हो तो उपराज्यपाल दिलवा सकते हैं। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो वो है विजय कुमार। दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी, ठीक है। नॉर्मल सा फैक्ट आपको याद रखना है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा का स्थान लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले कौन थे? तो सतीश चंद्र शर्मा थे, जिनके स्थान पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनमोहन ने शपथ ली है। न्यायमूर्ति मनमोहन के बारे में कुछ एक दो फैक्ट है जो कई बार एग्जामों में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उन फैक्ट के बारे में। फैक्ट क्या है?
न्यायमूर्ति मनमोहन जो उस समय वरिष्ठ अधिवक्ता थे, जिनको 13 मार्च 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। यानी इनसे पहले इनकी नियुक्ति क्या थी, तो ये अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थे। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय में कब से, 13 मार्च 2008 से। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 17 दिसंबर 2009 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था। तो बहुत पुराने न्यायाधीश हैं, बहुत ही अच्छे न्यायाधीश हैं। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 31 अक्टूबर 1966 को, 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय को 4 न्यायाधीशों के साथ स्थापित किया गया था। यानी 31 अक्टूबर 1966 को जब दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उस टाइम 4 न्यायाधीश थे। 4 न्यायाधीश कौन कौन थे, इनका नाम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि 4 में से 3 कौन से थे या चौथा कौन सा नहीं था। तो आपको विशेष ध्यान रखना है 4 कौन कौन थे। एक तो थे के.एस. हेगड़े। कौन थे, के.एस. हेगड़े। एक न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ, एक न्यायाधीश एच.आर. खन्ना और एक न्यायमूर्ति एस.के. कपूर। ठीक है, तो ये जो आई.डी. दुआ है, इन्होंने कई सालों तक एक अच्छे पद पर राजस्थान में भी काम किया था। के.एस. हेगड़े, आई.डी. दुआ, एच.आर. खन्ना और न्यायमूर्ति एस.के. कपूर। जब दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो इन्हीं 4 न्यायाधीशों के साथ स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर 1966 को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, न्यायमूर्ति मनमोहन के बारे में ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर की डेट याद रखनी है, और ये 4 न्यायाधीशों के नाम तो आपको याद करना ही है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलने वाला क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ये स्टैटिक्स जीके में चला गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक छात्र पर्यटन के लिए दर्शनी योजना किस राज्य ने शुरू की है। एक दर्शनी योजना की शुरुआत की गई है, वो किस राज्य ने शुरू की है, शैक्षिक छात्र पर्यटन के लिए है ये योजना। तो नाम से कुछ आइडिया लगा होगा। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बड़ी बड़ी लाइन लिखी हो, तो इसमें से ये फैक्ट बड़े काम आते हैं कि शैक्षिक छात्र पर्यटन के अंदर, या आप किसी भी स्टेट पीसीएस का मेंस का रिटर्न एग्जाम दे रहे हो, तो इस कंडीशन में ऐसे नाम पकड़ना वो जरूरी हो जाता है कि शैक्षिक छात्र पर्यटन के लिए दर्शनी योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने शैक्षिक छात्र पर्यटन के लिए दर्शनी योजना को शुरू किया गया है। अब सर ये दर्शनी योजना क्या है, थोड़ा बता दो, उसके बाद में अपन तेलंगाना के बारे में जान लेंगे। ये तेलंगाना कहाँ पर है, क्या है, इसकी राजधानी क्या है, इसके राज्यपाल कौन है, इसके मुख्यमंत्री कौन है, सारी चीजें अपन देख लेंगे। पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग ने ये योजना को शुरू किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो छात्रों को तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और वैज्ञानिक संस्थानों से परिचित कराना। जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज के छात्र हैं, उनके लिए सरकार हर एक समय पर कुछ ना कुछ मुहिम लाके उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है। सरकार कभी तो कोई कार्य रैली करवाती है जिससे लगे कि छात्र देश की सेवा में जाए, कभी कोई सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों को दिखाकर उनको बताया जाता है कि तुम्हारे बाप दादा ऐसे थे और तुम ऐसे काम कर रहे हो। लेकिन युवा पीढ़ी सुधरने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चल रहा है कि हम सबका मकसद एक ही है, जीन टपाक टमटम। बाकी ऐसा नहीं है, हम सबका मकसद एक ही है, सुबह 7 बजे उठ के करंट की क्लास लेना। अगला, ये कार्यक्रम कक्षा 2 से लेकर विश्वविद्यालय तक के छात्रों को लक्षित करता है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, कक्षा 2 से लेकर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वहां तक के छात्रों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। ऐसा क्यों है, तो आजकल कक्षा 2 वाले तो ज्यादा है। आजकल इंस्टाग्राम पे इतने छोटे छोटे बच्चे, मतलब ढंग से पैदा भी नहीं हुए अभी, उनका तो मतलब रोब है, उनके फॉलोअर्स देख लो आप, आपकी जमीन हिल जाएगी पैरों के नीचे से। और स्टेटस ऐसे लगाते हैं कि भाई जॉब में अपन में बता ही नहीं सकते, यहाँ पर अपन चर्चा भी नहीं कर सकते। जिसमें छोटे छात्रों के लिए एक दिन का स्थानीय भ्रमण करवाएंगे, यानी ऐसी कोई स्थानीय जगह पे ले गए जहाँ पर एक दिन भ्रमण करवाएंगे, और जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनको 4 दिन का भ्रमण करवाया जाएगा। आयु उपयुक्त यात्राएं शामिल होगी, यानी किस आयु का स्टूडेंट है उसके हिसाब से उसको घुमा दिया जाएगा। जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको 4 दिन घुमाया जाएगा, स्कूल के छात्रों को 1 दिन घुमाया जाएगा। ठीक है, सरकार 12 करोड़ 10 लाख रुपए का फंड देने वाली है। इस पे क्या देने वाली है, 12 करोड़ 10 लाख रुपए का फंड देने वाली है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, तेलंगाना के अंदर इसको शुरू किया गया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता ही देता हूं। लो, सबसे पहले किसी भी राज्य की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है, 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, राजधानी क्या बनाई गई, राजधानी है तेलंगाना की हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद के बारे में एक फैक्ट और बता देता हूं, तेलंगाना का सबसे बड़ा शहर भी हैदराबाद है। हैदराबाद तेलंगाना का सबसे बड़ा है, तो पहले तो यहां तेलंगाना लिख देता हूं। बात कर रहे हैं अपन तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के अंदर जिले कितने हैं, तो 33 जिले हैं तेलंगाना के अंदर। टोटल कितने जिले हैं, 33 जिले हैं तेलंगाना के अंदर। 4 इंपोर्टेंट फैक्ट हो गए। अभी वर्तमान के अंदर राज्यपाल कौन है, तो जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा,
जिष्णुदेव वर्मा है वो तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल हैं और इन्होंने शायद 31 जुलाई, शायद नहीं कंफर्म 31 जुलाई 2024, 31 जुलाई 2024 को ही ये पद ग्रहण किया है। तो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल हैं, 31 जुलाई 2024 को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है आदमी, कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। जिष्णुदेव वर्मा है, वो उन्होंने 31 जुलाई 2024 को तेलंगाना के राज्यपाल के अंदर राज्यपाल के पद पर शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, यहाँ के विधानमंडल की बात करता हूं, तेलंगाना के विधानमंडल की बात करते हैं तो ये द्विस्तरीय है। तेलंगाना की विधानमंडल द्विस्तरीय है, दो स्तर आपको पता है। जहां भी द्विस्तरीय विधानमंडल होती है वहां पर दो चीजें होती है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो यहां पर भी है, एक तो विधानसभा है, एक विधान परिषद है। दोनों की सीटें मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, याद रखना अगर हो जाए तो। बाकी ये याद रख लो तो भी बड़ी बात है कि तेलंगाना के अंदर द्विस्तरीय विधानमंडल है जिसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। ठीक है, 119 सीटें तो विधानसभा की हैं। ठीक है, विधानसभा की कितनी सीटें, 119 विधानसभा की सीटें हैं और जो 40 सीट है वो विधान परिषद की है। कितनी, 40 सीट। ये बात हो गई। तो सर इतना ही कुछ बताया, तो संसदीय क्षेत्र के बारे में बता के हमें राज्यसभा और लोकसभा की सीटें भी बता दो। ठीक है, तो हमारा तो कर्तव्य बताना, आपने बोला तो बताएंगे। राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 17 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीट है और लोकसभा की 17 सीट है। ये एक मोटा मोटी तेलंगाना के बारे में है। ठीक है, और मैप अगर मैं, अब बनेगा नहीं मैप में, ऑलमोस्ट अगर ऐसे अपन किसी मैप को मान लिया जाए तो लगभग यहाँ पर तेलंगाना आता है, लेकिन इसको इतना सीरियस मत लेना। अब तेलंगाना के बारे में ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, जो कि तेलंगाना का सबसे बड़ा शहर भी है। तेलंगाना के अंदर टोटल 33 जिले हैं। ठीक है, और विधान मंडल को देखा जाए तो द्विस्तरीय है, जिसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा सभा की 119 सीट है, विधान परिषद की 40 सीट है। वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, जो कि कांग्रेस के हैं। राज्यपाल कौन है, तो जिष्णुदेव जो वर्मा है वो राज्यपाल है और इन्होंने 31 जुलाई 2024 को ही ये पद ग्रहण किया है। इसके अलावा क्या चीज़ें पढ़ाई मैंने, यही चीज़ें पढ़ाई है, आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें। हाँ, राज्यसभा की 7 सीट है, लोकसभा की 17 सीट है। इससे अच्छा कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। करंट अफेयर बाकी मुझे पता नहीं है। इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किस संस्था के साथ विलय पूरा कर लिया। वैसे ये विलय तो पहले ही हो गया था, लगभग 2 साल से ये कवायद चल रही थी। पिछले 7 दिन पहले तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया था, लेकिन ये आज से इसके नियम और शर्तें चालू होगी। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसने आईडीएफसी लिमिटेड के साथ अपना विलय पूरा कर लिया है। ठीक है, पहले ये दोनों जो अलग अलग शाखाओं के रूप में काम करती थी, लेकिन अब ये दोनों मिल गई है। पूरा मैटर क्या है, आईडीएफसी बैंक क्या है क्या नहीं है, ये चीजें आप देख लो इस स्लाइड पे। क्या है, प्रभावी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 1 अक्टूबर 2024 यानी आज से प्रभावी आईडीएफसी लिमिटेड के साथ सफल विलय की घोषणा की है। ठीक है, तो सफल विलय की घोषणा कर दी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी आईडीएफसी लिमिटेड की बैंकिंग शाखा है और कैपिटल फर्स्ट एक भारतीय गैर बैंक वित्तीय संस्था में विलय से बना है। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूं। देखिए, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ना, उसके अलावा आईडीएफसी लिमिटेड एक कंपनी है। जो आईडीएफसी लिमिटेड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर काम करती है, ऋण वगैरह प्रोवाइड करवाती है, वो काम करती है। लेकिन पहले ये अलग से थी, अब इसको एक साथ शामिल कर लिया है। इसके अंदर जो जिस व्यक्ति के पास आईडीएफसी लिमिटेड के 100 शेयर थे, अब उसके शेयर को भी चेंज किया जा रहा है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के उसके बदले में 153 शेयर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एक शाखा के रूप में काम करेगी। इसको ऐसा करने के पीछे वी वैद्यनाथ ने जो कल मीटिंग की थी उसमें उन्होंने बताया था कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक तो हमारे पास कैश फ्लो बढ़ जाएगा, 6000 करोड़ रुपए का कैश फ्लो इनके पास बढ़ जाएगा। और उन्होंने बोला कि अब हम एक होके काम करेंगे। एक होके कैसे, जैसे
इनके पास कोई भी शेयरधारक नहीं रहेगा, कोई भी कंपनी में तीसरा आदमी टांग अड़ाने वाला नहीं रहेगा, कहने का मतलब सीधी सीधी चीज ये है। ठीक है, अभी सीईओ कौन है? वी वैद्यनाथ है और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। ठीक है, आईडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई के अंदर है, सीईओ वी वैद्यनाथ है और इसने जो आईडीएफसी लिमिटेड है उसके साथ टाइड अप कर लिया है आधिकारिक तौर से, आज से वो शुरू हो गया है, आज से उसी कार्यप्रणाली पर काम होगा। ये कल शाम को एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 54वां दादा साहब फाल्के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है उसके लिए किसे चुना जाएगा। कल ही शाम को ये एक न्यूज आई थी, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, मिथुन चक्रवर्ती और आशा पारेख। तो मिथुन चक्रवर्ती को, जो मिथुन चक्रवर्ती है उनको हाल ही में 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पुरस्कार किन्होंने दिया इनको? तो अश्विनी वैष्णव ने दिया था। किसने दिया था? अश्विनी वैष्णव ने। उन्होंने क्यों दिया था? क्योंकि अभी वो वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये पुरस्कार कल देने की घोषणा की थी मिथुन चक्रवर्ती को, 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को। ठीक है, मिथुन जो ये है, मिथुन चक्रवर्ती आप जानते हो, जो पुराने लोग हैं, आप नहीं जानते हो तो पापा को पूछना, पापा अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म थी मरगिया। मरगिया नाम से पहली फिल्म आई थी मिथुन चक्रवर्ती की। इस फिल्म का नाम याद रखना। इस फिल्म ने ही मिथुन चक्रवर्ती के पूरे कैरियर को घुमाया था। ठीक है, कब आई थी? 1976 के अंदर। 1976 के अंदर जो मरगिया फिल्म आई थी, ये पहली फिल्म थी और मिथुन चक्रवर्ती की, और पहली फिल्म पे ही मिथुन चक्रवर्ती को पता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। ये वही बात है कि आप आईएएस का पेपर दो और फर्स्ट बार में आपकी फर्स्ट रैंक आ जाए। मरगिया फिल्म आई थी 1976 में, किसकी? मिथुन चक्रवर्ती की। उसको 1976 के अंदर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। ये इनके जीवन की एक बहुत ही बड़ी घटना है जिनको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है जो 54वां दिया गया है। इसको देता कौन है? मैंने आपको बता दिया है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण जो विभाग है वो इसको देता है। और वर्तमान के अंदर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, जिन्होंने ये देने की घोषणा की है। ठीक है, अब कुछ चीजें और बता देता हूं मैं, अगला अगर पेज खाली होगा तो अपने लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, बात ऐसी है, ये जो पुरस्कार है, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, वो धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर है। धुंडीराज गोविंद फाल्के। सर ये कौन है? धुंडीराज गोविंद फाल्के कौन है? ठीक है, इनको भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा का पिता है धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिनको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं पता है आपको? जो अपन इस पुरस्कार को नाम दादा साहब फाल्के भी बोलते हैं, इनका ही नाम है दादा साहब फाल्के। क्या नाम है? दादा साहब फाल्के। इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। इनको भारतीय सिनेमा का पिता क्यों कहा जाता है पता है आपको? क्योंकि 1913 के अंदर भारत की जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, 1913 याद रखना है, पहली फिल्म थी भारत की राजा हरिश्चंद्र, ये इनकी थी। और इनको भारतीय सिनेमा का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो 1913 के अंदर जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है वो धुंडीराज गोविंद फाल्के ने बनाई थी, और इन्हीं के नाम पर इनको दादा साहब भी बोलते हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनके नाम पर ही दिया जाता है। पुरस्कार के अंदर क्या दिया जाता है? तो 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी को 10 लाख रुपए मिलने पर बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, आजकल के जो युवा नेता होते हैं ना, वो मतलब कुछ भी हो जाए तो वो जो बधाई देते हैं, वैसे आप भी बधाई देना, मिथुन की एक फोटो लगाना और लिखना मिथुन चक्रवर्ती भाई साहब को, हमारे अजीज भाई साहब, युवा नेता, युवा दिलों की धड़कन, उनको 10 लाख रुपए मिलने पर बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं? 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है सर, 10 लाख रुपए की राशि दे दी, हमने मान लिया। अब ये बताओ कि सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो वो दिया गया था देविका रानी को। किसको? देविका रानी को। देविका रानी को दिया गया था।
ठीक है सर, पहला तो देविका रानी को दिया गया। 54वां किसको दिया गया, आपने बता दिया मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। पर एग्जामिनर तो ऐसा होता है जो पिछले 2-3 पूछ लेता है। तो 52वां आशा पारेख को दिया गया था, लिख लो। जो 52वां था वो आशा पारेख को दिया गया था। ठीक है सर, फिर जब 52वां आप बता ही रहे हो तो हमें 53वां ही बता दो, क्योंकि 52वां पूछेगा तो 53वां, उसके बाद में 54वां आएगा। तो वहीदा रहमान को दिया गया था। किसको, वहीदा रहमान को। अब इससे बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दादा साहब फाल्के कौन थे, 1913 में पहली फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, और इनका सही नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के। ठीक है, पहली बार ये फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो देविका रानी को दिया गया था। 52वां किसको दिया गया, तो आशा पारेख को दिया गया था। 53वां किसको दिया गया था, तो वहीदा रहमान को दिया गया था। 54वां तो कल ही मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। तो अब बताइए आप, इससे बाहर आपसे एग्जामिनर क्या पूछा जाएगा, इससे डेप्थ में क्या पढ़ाया जा सकता है। मुझे तो नहीं लगता कुछ इससे डेप्थ में पढ़ाया जाता है। कल शाम की एक लास्ट घटना 9 बजे के लगभग टीवी पे आई थी। मैं बैठा बैठा खाना खा रहा था, टीवी देख रहा था, उसी टाइम मेरे सामने ये घटना आई थी। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी कि देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है। जो देसी गाय है उसको राज्य माता का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो आप जानते हो एकनाथ शिंदे जी को। एकनाथ शिंदे जी ने कल शाम को ये ट्वीट करके घोषणा दी थी। और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र की जो देसी गाय है उसको राज्य माता का दर्जा देने हम दे रहे हैं, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बनाया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, विशेष चीजें ध्यान रखना है। अगर इतने ही अच्छे आदमी है तो इनकी फोटो भी मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, कल शाम को इनके जो ट्विटर है, जिसको भी वर्तमान में एक्स बोला जाता है, उस पर इन्होंने ट्वीट किया था। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार, यही है मुख्यमंत्री, उन्होंने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है, यानी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या योजना की है, जो गौशालाएं चल रही है उसके अंदर 100 देसी गायों के लिए पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, फैक्ट रखना, ध्यान रखना है, 50 रुपए की सब्सिडी लागू करेंगे गौशालाओं के अंदर प्रतिदिन उनके खाने पीने के लिए। बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, महाराष्ट्र के बारे में भी जानना है तो फिर वही है, खाली स्लाइड निकाल के पूरा ही बता देता हूँ। महाराष्ट्र का पूरा चिट्ठा खोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं सारे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कुछ बैंक की भी कर रहे हैं, एसएससी की भी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1 मई 1960। 1 मई 1960 ये डेट थी जब महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट, महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1960। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो राजधानी है मुंबई, सपनों का शहर मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। 2 फैक्ट, स्थापना 1 मई 1960, राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री 1 घंटे से आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, गला ही दुखने लग गया है। कौन है, एकनाथ शिंदे है, फोटो भी मैंने दिखाई थी। ठीक है, वापस लिख देता हूँ, मुझे पता आप याद नहीं करोगे। एकनाथ शिंदे हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राजधानी मुंबई है, स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। यहां पर भी विधान परिषद और विधानसभा है। विधान परिषद की 78 सीटें हैं। कितनी है विधान परिषद की, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो 78 सीट है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, विधान परिषद की कितनी सीट है, 78 सीटें, और विधानसभा की 288 सीट है विधानसभा की। अब ज्यादा टाइम हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। राज्यसभा की 19 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं, लोकसभा की 48 सीटें। लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19, विधान परिषद की 78 और विधानसभा की 288। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960, राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, गाय को राज्य माता का दर्जा कल शाम को ही दिया है। ये था महाराष्ट्र को लेकर स्टैटिक्स, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनता है। डेली की डेली आपको एक क्लास मिलेगी, सुबह 7 बजे मेरे साथ जुड़ जाना, किसी भी दिन आप मिस मत करना। क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना। उससे क्या होगा, सुबह 7 बजे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और मुझे मिल जाएगा मोटिवेशन। अच्छा सा कोई कमेंट हो तो आप कमेंट कर देना, कोई आपका सजेशन हो तो हमें बता देना। बाकी
चीज़ें अपन कल सुबह बात करेंगे। कल से आज जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें से कोई क्वेश्चन मैं कल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना होगा, ठीक है। फिर अपन डे बाय डे अपन उस चीज़ों को रिपीट करते जाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।